हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव 1। इससे पहले हमने क्विक रिवीजन कंप्लीट किया है, शॉर्ट आंसर्स को कंप्लीट किया है। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राइट, चलिए भाई। तो ऑब्जेक्टिव 1 में यहां पे हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे और कोई एक ऑप्शन हमारा उसमें से करेक्ट होगा, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आंसर रहेगा हमारा, है ना। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। तैयार होना तुम लोग? पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो जल्दी से जाओ, पेन और पेपर लेके आओ फटाफट से। हो गए तैयार? चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, heavy stone is thrown from a cliff of a height h with a speed of v. The stone will hit the ground with a maximum speed if it's thrown. भाई बताओ भाई, एक क्लिफ से, मतलब क्लिफ यानी चोटी, चोटी वो वाली चोटी नहीं जो तुम समझ रहे हो, पहाड़ी की जो चोटी होती है, टॉप पॉइंट ऑफ द पहाड़ी, वहां से आपने एक पत्थर को फेंका विद द स्पीड ऑफ v. The stone will hit the ground with the maximum speed if it is thrown. ग्राउंड से वो मैक्सिमम स्पीड पे टकराएगा अगर आप उसको फेंकोगे। पहला ऑप्शन आपका कहता है वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा कहता है वर्टिकली अपवर्ड, तीसरा कहता है हॉरिजॉन्टली, चौथा बोलता है द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। तो क्या कहते हो तुम लोग, क्या आंसर हो सकता है? चलो एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। हाँ जी, हुआ कुछ? कर लिया ना ट्राई? अरे वीडियो पॉज करके किया करो यार, तभी तो होगा, है ना। एनीवे, चलिए क्या बोलता है? स्टोन है जिसको आपने थ्रो किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ h। सो यहां पे ये कोई हाइट h मैंने मान ली। यहां से एक पत्थर को फेंकना है, तो तीन ऑप्शन दे रहा हूं। या तो पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंको v स्पीड से, पत्थर को नीचे की तरफ फेंको v स्पीड से, या फिर पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंको v स्पीड से। तो तुम्हारे के हिसाब से यहां पे कौन से वाले केस में ज्यादा स्पीड से वो ग्राउंड से टकराएगा? ये रहा ग्राउंड, ये है ग्राउंड, तो कौन सी वाली केस में ग्राउंड में वो सबसे ज्यादा स्पीड से गिरेगा? सोचना पड़ेगा सर। ये तो आ जाओ भाई, तीनों केसेस को प्यार से अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें पत्थर को मैंने ऊपर की तरफ फेंका। तो ये पत्थर क्या ऊपर ऊपर जाएगा, जाएगा जाएगा, नीचे आ जाएगा फिर से। भाई एक पत्थर की टेंडेंसी होती है, जितने स्पीड से तुमने इसको ऊपर फेंका है उतने स्पीड से वो नीचे आ जाएगा। तो भाई जितने स्पीड से हमने इसको ऊपर फेंका था v से, उतने ही स्पीड v से वो नीचे आ गया। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि हम जो इक्वेशन लगाते हैं वो ये होती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का भी तो रोल है कि नहीं। सो इक्वेशन जो आप लगाओगे, इट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे v है, तो मैंने लिख दिया इसको फाइनल वाली, है ना। तो v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। फिर यहां पे पत्थर के ऊपर g लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, विच विल बी इक्वल टू h, है ना भाई। पत्थर नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ इसके ऊपर g लग रहा है। देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट पे एक बहुत अच्छी बात है कि आप ऊपर गए फिर नीचे आए, आपका ऊपर वाले पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो जीरो हो गया, क्योंकि आपने जहां से चलना शुरू किया वहीं पे वापस आ गए। इसलिए डिस्प्लेसमेंट में ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है। सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट को h कंसीडर करना, बिकॉज ये ऊपर जाके जब वो नीचे आएगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जितनी स्पीड से आपने ऊपर फेंका उतने स्पीड से वो यहां पे नीचे की तरफ आ जाएगा v स्पीड से, है ना। अब ये वाला काम तो बहुत आसान से हो गया। अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई v, इनिशियल वेलोसिटी हो गई v, नीचे की तरफ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे माइनस के v का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, अगर साइन के साथ भी पुट करते हो तो माइनस के v का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, नीचे की तरफ लगता है, माइनस का g लगा देना यहां पे, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है इसलिए माइनस का h लगा दिया हम लोगों ने। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है, g नीचे की तरफ लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है। मैं जानता हूं कि नीचे की तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। एंड नाउ माइनस का v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का g, माइनस का h हो जाता है v स्क्वायर प्लस 2gh। क्या बनेगा? v स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये बन गया v स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां पे पहले वाले केस में जो आपकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो यहां लिख रहा हूं, v फाइनल बनता है अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस का 2gh। ये फाइनल वेलोसिटी बनती है हमारी। ये क्या बनती है? फाइनल वेलोसिटी। कौन से केस में? पहले वाले केस में। चलो भाई दूसरा केस देखते हैं, जिसमें पत्थर को आपने सीधा ही नीचे की तरफ फेंक दिया।
केस नंबर 2 जिसमें पत्थर को आपने सीधा नीचे फेंका है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। सो ये हमारी वो हाइट h हो गई, ये हाइट h है, ये पत्थर है, हमने नीचे v स्पीड से फेंका उसको, पत्थर के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, पत्थर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, विच इज इक्वल्स टू h। क्या ये सेम सिनेरियो बन चुका है? अब क्या ये सेम सिनेरियो बन चुका है? नहीं बना क्या? अरे मुझे तो दिख रहा है यार, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? इज द सेम सिनेरियो, बिल्कुल सही बात है। सो अगेन वी कैन यूज द इक्वेशन दैट v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये नीचे की तरफ माइनस का v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का g इंटू माइनस का h। क्या ये बात सही है? बिकॉज नीचे वाली साइड को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर वाली साइड को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। सो v फाइनल का स्क्वायर बनता है v स्क्वायर प्लस का 2gh। बहुत बढ़िया। तो यहां पे भी v फाइनल जो मुझे मिल रहा है, इट विल बी अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस का 2gh हो जाएगा। इट कम्स आउट बी अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस का 2gh, यहां पे भी अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस 2gh, यहां पे भी अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस 2gh। तीसरा केस सॉल्व करते हैं, आ जाओ भाई। थर्ड केस हमारा क्या बोलता है कि भाई साहब, केस नंबर 3, अगर मैं h हाइट से पत्थर को, अगर मैं h हाइट से पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंकूं, तो यहां पे तुम्हें पता है ये कौन सा केस बनेगा? पढ़ा है इसके बारे में कभी? जी हां, बिल्कुल हमने पढ़ा है इसके बारे में। इट इज द केस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी नो बेटर कि यहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक vx एक vy। सही बात है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। अगर पार्टिकल को आप ऐसे फेंकोगे तो इधर आते आते इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो vx बनेगा, एक vy बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी ux जो है वो आपके v के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी uy आपकी 0 है, y के अलोंग में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, x के अलोंग में इनिशियल वेलोसिटी v है, y के अलोंग कोई एक्सेलरेशन, जी हां बिल्कुल है, माइनस का g होता है वो। पत्थर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ g, पत्थर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो h के बराबर है। x के अलोंग कोई इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, तो ये सारा काम हमारा निपट गया। अब आ जाओ इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए। सॉल्विंग अलोंग द एक्स एक्सिस, सॉल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व करता हूं तो लिखेंगे वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2ax इंटू एक्स विच इज द डिस्प्लेसमेंट। ax जो होता है एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस वो 0 है, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0 and from here you can see that vx will be equals to ux which is nothing but v। ठीक है, now let us solve this for the y axis। तो solving along y axis, तो अगर मैं y axis के along इसको solve करूं, so what we get is, so अगर इसको solve किया जाए तो vy का स्क्वायर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट का सब्र कर लो, अभी दिख जाएगा। लो भाई, सो vy का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर प्लस का 2ay इंटू y होता है। नाउ यू नो बेटर uy 0 है भैया, इनिशियल में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियल वाली, सो uy विल बी 0। सो vy इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, या फिर मैं स्क्वायर में ही रहने देता हूं इसको, vy का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का g इंटू माइनस का h। क्या ये बात सही है? डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना है? h। कितना है वो? h, लेकिन क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है इसलिए माइनस का लिखा है मैंने। सो vy का स्क्वायर विल बी योर 2gh। बहुत बढ़िया, vy का स्क्वायर मिल गया है, हाँ जी। vx का स्क्वायर मिल गया, जी हाँ बिल्कुल ये भी मिल गया। तो आपको पता है अगर वो 2 डायमेंशनल मोशन की बातें कर रहा है तो v फाइनल कैन बी रिटन एज, v फाइनल को लिखा जाएगा अंडर रूट में vx का स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट है दोनों का ये, तो vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए ये रिजल्टेंट बनता है। पता है तुम्हें? नहीं जानते? अरे नहीं पता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो ना, अच्छे से पढ़े हो ना, तो बस यही तो बात है। अब vx का स्क्वायर बोले तो v का स्क्वायर, vy का स्क्वायर बोला तो 2gh। क्या बात है, यहां पे भी वही कहानी मिली जो और जगह मिल रही थी, तो यहां पे भी वही मिला कि vf यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में v का स्क्वायर प्लस का 2gh। तो भैया कहें बात क्या कि वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पत्थर को कैसे फेंक रहे हो।
तो एक काम करो, नोट कर लो जल्दी से। कहां से नोट करना शुरू करोगे? ये यहां से। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तीनों केसेस में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी सेम आ रही है। इसलिए हम एक बात कहेंगे कि तीन पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले तुम उसको ऊपर फेंको, नीचे फेंको या हॉरिजॉन्टल फेंको, वो ग्राउंड से सेम स्पीड से टकराएगा। अगर आपने तीनों केस में सेम स्पीड से पत्थर को फेंका है, तीनों केस में सेम हाइट से फेंका है, तो क्या मैटर करता है? मैटर करता है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड, नॉट द वेलोसिटी, है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैटर करता है इनिशियल स्पीड और मैटर करता है हाइट। इनिशियल स्पीड और हाइट, इनिशियल स्पीड और हाइट, उसके अलावा किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? इसको भी नोट कर लो, इनिशियल स्पीड और हाइट, बस हो गया, समझ आ गई बातें? तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बोला कि इसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्पीड और हाइट से मतलब है। तो स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। तीनों के केस में हमने देख लिया है फाइनल वेलोसिटी सेम है, यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, आओ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, दो स्प्रिंग्स है हमारे पास ए और बी, जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट के ए दे रखा है एंड इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ के बी, आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों स्प्रिंग के ऊपर हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है एट द फोर एंड्स, यानी कि फोर एंड्स मतलब चारों के एंड को, दोनों के स्प्रिंग्स को एंड के मिला के बोल रहे हैं वो। ठीक है, दोनों स्प्रिंग्स के एंड को मिला के बोल रहे हैं फोर एंड्स। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, तो बी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई हमारे पास दो स्प्रिंग, दोनों पे बराबर का फोर्स लगाया, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट के बी है, दोनों में रिलेशन दे दिया है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाया आपने इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो ए में अगर एनर्जी स्टोर्ड ई हो रहा है तो बी में कितना होगा ये आपको सोच के बताना है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई, क्या आंसर आ रहा है सोचे जरा, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बताता हूं स्प्रिंग नंबर ए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा स्प्रिंग ए की। तो स्प्रिंग ए की अगर हम बात करें, सो दिस इज योर स्प्रिंग, के ए इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग बी भी बना लेते हैं। This is your KB. Now the relation is given that KA equals to 2 times of KB. So KA 2 times of KB है। मैंने इसको खींचा यहां से F फोर्स लगा के, यहां से भी मैंने लगाया F फोर्स, इसको भी मैंने खींचा F फोर्स लगा के, और इसको भी मैंने खींचा F फोर्स से। बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली बात है जब आप इनको ऐसे पुल करोगे तो देयर विल बी सम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग A एज वेल एज इन द स्प्रिंग B। ए और बी दोनों में क्या होगा, एलोंगेशन होगा। पता है ना तुम्हें, अगर स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो तो वो एलोंगेट होती है, तो ये भी कुछ एलोंगेट होगी, ये भी कुछ एलोंगेट होगी। ए का कितना एलोंगेशन है, बी का कितना एलोंगेशन है, वो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो मान लीजिए ए का जो एलोंगेशन होगा उसको मैंने नाम दे दिया एक्स ए, बी का जो एलोंगेशन होगा उसको मैंने बोला एक्स बी। ए का एलोंगेशन एक्स ए, बी का एलोंगेशन एक्स बी। अब एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन चाहिए, क्योंकि यहां पे उसने बोला एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई। सो अगर मैं लिखूं एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो फॉर्मूला बनता है एनर्जी स्टोर्ड का, स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए, वो है हाफ के ए एक्स ए का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में ई के बराबर गिवन है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज इक्वल टू हाफ के ए एक्स ए का स्क्वायर, और ये ई के बराबर है। तो यार अगर ये ई के बराबर है तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग बी, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बी इज इक्वल टू, इट विल बी योर हाफ के बी एक्स बी का होल स्क्वायर, और ये होगा ई डैश। मुझे ई डैश को फाइंड आउट करना है, मुझे ई डैश फाइंड आउट करना है, कितना होगा। तो भाई एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने बोला ई अपॉन ई डैश कर लीजिए सर,
इक्वल्स टू हाफ से हाफ मर जाएगा के ए एक्स ए का स्क्वायर अपॉन के बी एक्स बी का स्क्वायर। के ए और के बी में रिलेशन मेरे पास है, लेकिन एक्स ए और एक्स बी का रिलेशन नहीं है। तो एक्स ए और एक्स बी का रिलेशन निकालने के लिए हमें एक चीज दे रखी है, बोला है अप्लाइंग फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, किसी भी स्प्रिंग के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो तो बदले में स्प्रिंग भी फोर्स लगाता है, विच इज गिवन एज के ए एक्स ए एफ इक्वल्स टू के एक्स फ्रॉम द हुक्स लॉ। पता है ये बात आपको? हुक्स लॉ से ये बात हमें पता चलती थी कि एफ इक्वल्स टू के इंटू एक्स होता है। तो यहां पे ए पे जो फोर्स होगा वही होगा, बी के ऊपर जो फोर्स होगा इट विल बी और के बी एक्स बी, के बी एक्स बी। दोनों फोर्सेस यहां पे इक्वल है, तो लिखेंगे के ए एक्स ए इक्वल्स टू के बी एक्स बी, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन में बोला है फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो जितना फोर्स आपने ए पे लगाया उतना ही फोर्स आप बी पे लगाएंगे। के ए की जगह लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ के बी, के ए की जगह लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ के बी, तो यहां पे लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ के बी एक्स ए इक्वल्स टू के बी एक्स बी। के बी से के बी मर जाएगा, सो 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी। रिलेशन मिल गया यहां से, 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। सो ये रिलेशन हमारे काम आएगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये बॉक्सेस के अंदर जो मैंने रिलेशन लिखे हैं उसको उस रिलेशन में पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए। आपको जो आपका आंसर मिलेगा इट इज समथिंग लाइक ई अपॉन ई डैश के ए एक्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बी एक्स बी का स्क्वायर। के ए और के बी में क्या रिलेशन है? दैट के ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ के बी, so 2 times of kb divided by kb dot xa upon xb का स्क्वायर। तो देखो xb की जगह 2 टाइम्स ऑफ xa लिख सकते हो, ठीक है। तो xb की जगह 2 टाइम्स ऑफ xa लिख देता हूं, तो यहां पे xa का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ xa का होल स्क्वायर। xb की जगह 2 टाइम्स ऑफ xa पुट कीजिए, kb से kb मर जाएगा, सो ये बन जाएगा 2 डॉट xa का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xa का स्क्वायर। अब ये xa स्क्वायर से ये भी मर जाएगा, सो 1/2 ये बनेगा e अपॉन e डैश। सो e डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ e। तो स्प्रिंग बी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ए। समझ आई बातें? बी में जो एनर्जी स्टोर होगी वो 2 टाइम्स है एनर्जी स्टोर्ड इन ए के। तो ये आंसर है हमारा, यही आंसर है। सो 2e कहां दिख रहा है? बी ऑप्शन में। सो यस, योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट हियर। समझ आ गई बातें? रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत स्लोली मैं चीजें समझा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी, ठीक है। तो एक काम करो, यहां से नोट करना शुरू करो, उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट लिखना है, पूरा पार्ट लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फटाफट से नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? सभी ने कर लिया नोट? बढ़े आगे। ये वाला पार्ट भी नोट कर लो फिर फटाफट से। इनका रिलेशन मैंने सॉल्व किया, यहां पे ये रिलेशन मिलता है ना। हो गया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो ये थी कुछ बातें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 2 इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू द 2 एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। 2 मासेस है जिनको आपने अटैच कर रखा है to the two ends of a spring constant k. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by a length x over its natural length. The work done by the spring on each mass is. तो भैया बताना है आप लोगों को स्प्रिंग ने हर एक मास के ऊपर कितना वर्क डन किया है। शुरू हो जाओ, एक बार ट्राई करो खुद से, देखो क्या आंसर आता है। फिर कर लिया ट्राई? कर लिया ट्राई? अच्छा चलो भाई, कुछ बातें हमें पता है। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं यहां पे, तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। सो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन मैं एक बात कहना चाहता था कि इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सही बात है कि नहीं है? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोला गया है वो मैं बना देता हूं कि ये 2 मासेस है, ये m मास, ये स्प्रिंग, ये एक और मास m।
इनिशियली बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, ना तो ये जो बॉक्सेस है मूव कर रहे हैं, ना ये स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आई है, ना तो ये बॉक्सेस मूव कर रहे हैं, ना ही इस स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आई है। तो मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। तो इनिशियली ना तो काइनेटिक एनर्जी ना ही पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने इन बॉक्सेस को पकड़ के ऐसे पुल करना शुरू किया, तो जैसे ही आप इन बॉक्सेस को पुल करना शुरू करोगे, बॉक्सेस के पास आएगी कुछ वेलोसिटी v, स्प्रिंग में हो जाएगा कुछ एलोंगेशन। तो यहां पे बॉक्सेस के पास आ रही है वेलोसिटी v, स्प्रिंग के अंदर हो गया एलोंगेशन। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बॉक्सेस रेस्ट पे है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। फाइनली क्या हुआ, बॉक्सेस के पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, बट क्योंकि दो बॉक्सेस है इसलिए दो बार काइनेटिक एनर्जी आएगी, हाफ mv² प्लस हाफ mv², दो बार काइनेटिक एनर्जी। और स्प्रिंग अकेली है इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे जब भी स्प्रिंग होती है कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, बॉक्सेस हमारे रेस्ट पे थे। अब हमने बॉक्सेस को पकड़ के ऐसे पुल करना शुरू कर दिया। जैसे मैं इनको पुल करने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा भाई इनके पास कुछ वेलोसिटी आएगी और इस स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आ जाएगा। तो इनके पास आई काइनेटिक एनर्जी, तो देखो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और स्प्रिंग के अंदर आ गया एलोंगेशन तो उसका हाफ kx²। ये हाफ kx² इधर आएगा, माइनस का हाफ kx² बन जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। तो यहां से हाफ mv² जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv², दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/4 kx²। यहां तक तो रुक जाओ आके, तो गए। चलिए भाई यहां तक की कोई समस्या नहीं है। हाफ mv², इनिशियली उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। सो इनिशियल वाला सिचुएशन था, अभी फाइनल वाला सिचुएशन बना रहे, ठीक है। देखो क्या हो गया इसको, इनिशियली वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, और यहां पे नेचुरल लेंथ पे है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी और काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। उसने क्या मांगे हमसे, उसने हमसे मांगा है द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास, हर एक मास पे कितना वर्क डन कर रहा है ये स्प्रिंग। तो यार मुझे एक रिलेशन मिला दैट हाफ mv² इक्वल्स टू माइनस का 1/4 kx²। अब एक रिलेशन और लगाना चाहता हूं फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, वी नो बेटर फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात सही रहेगी? फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम मैं कह सकता हूं दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे कौन है, यहां पे कौन है? हॉरिजॉन्टल मोशन की बातें कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ यहां पे दिमाग मत लगाना, बोलना कि mg फोर्स भी लग रहा है, नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है मुझे, विच इज नथिंग बट द स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और कोई है क्या? और कोई है क्या? नहीं है सर। तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। सो हाफ mv² इक्वल्स टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ये किसी एक बॉक्स के लिए डील किया मैंने, ये किसी भी एक बॉक्स के लिए डील कर लीजिए, दोनों बॉक्सेस के लिए नहीं, किसी एक बॉक्स के लिए डील किया मैंने इसको। एंड नाउ फ्रॉम हियर यू गो नो बेटर कि जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है वो हाफ mv² के बराबर है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल्स टू हाफ mv², और पिछले वाले रिलेशन में देखो हाफ mv² इक्वल्स टू दिस वन, हाफ mv² इक्वल्स टू माइनस का 1/4 kx²। क्या ये हाफ mv² इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग? जी हां बिल्कुल। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होगा इट इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ kx²। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, यहां पे बोल सकते हो कि भाई साहब, अरे एक मिनट, 1/4 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, बोलना कि एक बॉक्स के ऊपर जो वर्क डन होता है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का हाफ kx²। दो बॉक्सेस है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ द, दो बार वर्क करेगा वो, सो वहां पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ये वाला काम तो हो गया, इसके अलावा दिमाग लगाओ, बोलो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल्स टू
माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। बट क्योंकि इसने वर्क डन किया है दो बॉक्सेस के ऊपर, तो दो बार वर्क किया होगा उसने दो बॉक्सेस के ऊपर वर्क किया है, तो उसको दो दो जगह वर्क करना पड़ा, तो 2 टाइम्स ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस का हाफ। तो यहां पे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने जो पुराना मेथड है उसी को फॉलो करते हुए चलें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो नोट करना शुरू करो, यहां से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? समझ आएगी कहानी? बहुत सिंपल है ना? यस। अच्छा, इसके बाद वाला पार्ट नोट किया क्या? वो बस वो थोड़ा सा फील देने वाली बातें है ना, वो सारी फील देने वाली बातें हैं। प्रॉपर तरीका यही है सॉल्व करने का, प्रॉपर तरीका तो यही है, बस फील दे रहा हूं मैं उसका तुम लोगों को। ओके, चलिए भाई, तो ये थी कहानी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। According to the question number 4, the negative of the work done by the conservative internal forces on a system equals to change in किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। चलो सोचो जल्दी से, क्या होगा? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर नन ऑफ दिस? सोचा? सोच लिया? आ जाओ मैं। ओके, चलिए भाई। सो बोलता है द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। देखो एक रिलेशन पढ़ा है हम लोगों ने जिसमें बोलते हैं दैट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा है ना ये? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूं तुम लोगों को। एग्जांपल के लिए बहुत सिंपल सा केस है, कंसीडर करते हुए चलना। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इसको आपने उठा के ऊपर रख दिया h हाइट पे, इसको आपने उठा के ऊपर रख दिया h हाइट पे, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होगा? जी हां, बिल्कुल चेंज होगा। यहां पे ये ग्राउंड है, ये रेफरेंस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है? ये ग्राउंड है जिसको हमने क्या कंसीडर करा? रेफरेंस। वी नो रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस पॉइंट इज 0, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग जानते हो कितना होता है? mgh होता है, जानते हो ना? मुझे तो ये प्रूफ करना है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूं बस तुम लोगों को। रिलेशन मैंने बता दिया, बस एक प्रूफ दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? जब मैं इसको ऊपर उठा के लेके जाऊंगा तो रास्ते में कहीं देखा तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे? सर ग्रेविटी mg। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहां पे? ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी mg। ये कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू द h। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो यहां पे कितना बनेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा यू। मैं बस प्रूफ कर रहा हूं LHS इक्वल्स टू RHS। ध्यान से देखना, वो फोर्स कितना लग रहा है? mg। तो यहां पे mg इनटू डिस्प्लेसमेंट s cos ऑफ 180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। बोले तो u फाइनल माइनस u इनिशियल। सही बात है कि नहीं है? डेल्टा यू बोले तो u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो यहां पे mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया तुम लोगों ने? h के बराबर। cos 180 विल बी माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो यहां से माइनस का mgh, ये भी माइनस के mgh के बराबर आ जाता है। मतलब जो रिलेशन हमने लिखा है बिल्कुल सही है, जो रिलेशन हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है, हां कि ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमने सिंपली बोला कि अगर मैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वेशन लिखता हूं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हां इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां पे ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है क्योंकि मैंने इसका एक प्रूफ भी दे दिया। तुम्हें पता था पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे 0 होता है, किसी हाइट पे जाओगे तो mgh होता है। बॉक्स को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो कंजर्वेटिव फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बनता है। तुम्हें पता है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे हो रहा है, नेगेटिव वर्क होगा इसका। तो मैंने निकाला यहां पे माइनस का mgh मिला, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करके सॉल्व किया तो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? सो हाँ, क्या बोलेंगे यहां पे? सिंस दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, तो हमारा आंसर भी तो यही होगा, है ना? अगर ये इक्वेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट है तो हमारा आंसर भी यही होगा दैट इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी की कोई बात होती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो, जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो तो उसमें बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है?
उसने क्वेश्चन में बोला वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ध्यान रखो इसका, कंजर्वेटिव फोर्स ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स ऑल द फोर्स, ऑल में कंजर्वेटिव भी आता साथ में, लेकिन कंजर्वेटिव के साथ में और कोई फोर्स होगा तो वो भी यहां पे साथ में इंक्लूड हो जाएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो डिफरेंस रहेगा, क्लियर है इतनी बात को। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट हुआ है, फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? कर लिया सभी ने? बढ़े आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोलेगा क्वेश्चन नंबर 5? द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसका जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी चेंज इन व्हाट? सोचो जरा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर नन ऑफ दीज? सोचा कुछ? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, तो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम हम एक बात जानते हैं, दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस में एक्सटर्नल फोर्सेस भी आ जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात जानते हो तुम लोग क्या, कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहां पे लिखना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस का डेल्टा यू। क्या ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी भी होती है ना ये, अरे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी, तो चेंज है तो ये चेंज इन टोटल एनर्जी हो जाएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी, खत्म बात। ठीक है, सिंस वी नो दैट work done by the conservative forces is equals to minus of delta u which is nothing but the change in potential energy। तो यही रिलेशन यहां पे घुसाया हमने और उसको आगे सॉल्व कर दिया। एंड टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। सो नोट कर लो भाई फटाफट से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे अगले सवाल पे, चलिए भाई। सो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे कहता है द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड द इंटरनल ऑन अ सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन। तो भाई इसने बोला वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल सारे वर्क डन की बातें कर रहे हैं यहां पे, वो किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। अब इंटरनल फोर्सेस की वजह से या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी हो उनकी वजह से जो चेंज होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी? सोच लिया? सोच लिया? चलो भाई, अब इसने बोला ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, तो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Work done by all the forces is equals to change in kinetic energy. So B is the right answer here. खत्म हो गया सवाल। नोट कर लो भाई जल्दी से, है ही क्या इसमें तो, है ना? कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे अगले सवाल पे। ओके, तो अगला सवाल क्या बोलते हैं हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 डैश है ना, ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। The most appropriate choice for the blank space in the above sentence is। दो पार्टिकल सिस्टम है, उनके बीच का क्या डिपेंड करता है? उनके बीच के सेपरेशन पे। दो पार्टिकल सिस्टम का क्या
डिपेंड करता है उनके बीच के सेपरेशन पे। तो डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फटाफट से सोचिए क्या उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी, क्या उनके बीच की मैकेनिकल एनर्जी, क्या उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उनके बीच की टोटल एनर्जी। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो दो पार्टिकल के सिस्टम के सेपरेशन बिटवीन देम पे डिपेंड करती है? सोचो जरा। सोच लिया। टू पार्टिकल सिस्टम, मान लीजिए भैया ये कोई मास है m1 वाला, ये कोई मास है m2 वाला, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। तो तुम्हें पता है ये एक टू पार्टिकल सिस्टम बन गया। ये क्या बन गया? एक टू पार्टिकल सिस्टम। क्या बनता है ये? टू पार्टिकल सिस्टम। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है G(m1 m2) by r होता है। मतलब इसको इनके बीच के सेपरेशन से मतलब होता है। अब देखो माइनस का साइन मैं पता है लगाना है, लेकिन ठीक है जब समझ जाओ तुम लोग, है ना, भावनाएं समझ जाया करो यार थोड़ी बहुत तुम लोग भी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन बनाओगे G(m1 m2) by r होता है, यानी कि यहां पे जो ये U है वो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम का, टू पार्टिकल सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी बोलता है अगर मास पार्टिकल है, अगर वो v स्पीड से जा रहा है तो ही मैं अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा मास पार्टिकल क्या कर रहा है ना। मुझे तो बस उनके मासेस से और उनकी वेलोसिटी से फर्क पड़ता है। मुझे तो बस इनके मासेस से और इनकी वेलोसिटी से फर्क पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके बीच का सेपरेशन कितना है। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलता है कि मुझे तो इनके मासेस और इनकी वेलोसिटी से फर्क पड़ता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इनके बीच के सेपरेशन का। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है टू मास पार्टिकल के सिस्टम का, टू पार्टिकल सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का सेपरेशन क्या है। अभी ये इक्वेशन समझ नहीं आएगी, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे कुछ बातें पढ़ोगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड वहां काम आएगा। ये तो तुम क्लास 11th में ही पढ़ लोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। क्लास 12th में भी सेम कहानी आ जाती है, वहां पे चार्जेस के लिए आ जाता है। सो U होता है K Q1 Q2 by R। ठीक है, अब ये माइनस के साइन के साथ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, जिनके बीच का सेपरेशन होता है R। ठीक है, तो दो पार्टिकल सिस्टम, भले वो मास पार्टिकल हो या चार्ज पार्टिकल हो, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सेपरेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी को कोई मतलब नहीं है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आएंगी। सो उसने बोला आपको एप्रोप्रिएट वाले चॉइस ही कंसीडर करना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन में नहीं होता तो आप मैकेनिकल एनर्जी पे टिक लगा सकते थे, लेकिन अभी ज्यादा वेटेज पोटेंशियल एनर्जी का है, क्योंकि प्योरली तो वही है जो डिपेंड कर रहा है। प्योरली पोटेंशियल एनर्जी ही है जो डिपेंड कर रहा है सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स पे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसने बोला एप्रोप्रिएट, तो हमारा एप्रोप्रिएट तो पोटेंशियल होगा। टोटल एनर्जी में तो बहुत सारी एनर्जीज आ जाएगी, आपको क्या पता कौन सी वाली एनर्जी है, समझ रहे हो ना। टोटल एनर्जी में तो बहुत सारी एनर्जीज आ सकती है, आपको क्या पता कौन कौन सी एनर्जी हो। तो सेपरेशन पे तो सिर्फ एक ही है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो डिपेंड करती है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, इनको भी नोट कर लो, जब ये चैप्टर्स आएंगे तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। ऐसे भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी को फर्क पड़ता है सेपरेशन से, ऐसे भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी को फर्क पड़ता है सेपरेशन से, कि भाई सेपरेशन कितना है। तभी तो एक रेफरेंस लेते हो आप, एक रेफरेंस लेके फिर दूसरे का मेजरमेंट करते हो। वो कैसे करते हो, वो यही तो है, बेसिकली आपको सेपरेशन चाहिए दोनों के बीच का। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे थोड़ा फील देता हूं इस बात का, मैं आपको फील दे देता हूं कि सेपरेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक बॉक्स है m मास का जो कि ग्राउंड पे है, तो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। एक बॉक्स इसी को उठा के जब मैंने ऊपर रख दिया तो इसके पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या बोला था, एक को आप लेते हो रेफरेंस, एक को आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे रेफरेंस। रेफरेंस पे बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहां से आप डिस्टेंस सेपरेशन मेजर करते हो कि कितनी है। यहां पे सेपरेशन अगर h है
तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो mg/h, यानी कि उसको किससे फर्क पड़ता है कि भाई सेपरेशन कितना है, समझ रहे हो ना। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाता है। तो जैसे फील के लिए बातें समझा रहा हूं कि ये रेफरेंस से आप डिस्टेंस मेजर करते हो, रेफरेंस से आप डिस्टेंस मेजर करते हो कि कितनी है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो। बट क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए कभी आपको ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है? नहीं ना, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही आपको ये हाइट की जरूरत होती है। काइनेटिक एनर्जी को तो सिर्फ मास और वेलोसिटी से मतलब है, उसके अलावा किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हाइट से मतलब है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, या फिर पोजीशन बोल देता हूं मैं, सीधी सी बात है, पोजीशन बोल देता हूं। पोजीशन पे कौन डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई साहब यहां पे आपका आंसर क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स को थोड़ा समझने के लिए यहां पे लिख लेना पोजीशन। अगर उनकी पोजीशन पे कोई एनर्जी डिपेंड करती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, बाकी और कोई एनर्जी को पोजीशन से लेना देना नहीं है। तो यहां पे पोजीशन पे कौन डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? कर लिया नोट? अब समझने के लिए तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम इसको लिख सकते हो कि यहां पे क्या होती है? पोजीशन होती है, पोजीशन पे ही पिक्चर डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसको अगर नोट करना चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो तुम। ठीक है, उसी क्वेश्चन के साथ एग्जांपल के लिए। ठीक है, चलो भाई। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया सभी का, क्लियर हुई कहानी, सिंपल है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं, जो कि हमसे बोलता है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर. The elevator goes up with the uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t will be. तो भाई वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा t टाइम में, ये आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। कर लिया ट्राई? किया ट्राई तुम लोगों ने? तो सिनेरियो क्या बोलता है? एक ब्लॉक जिसका मास m है, उसको एक वेज के ऊपर रखा है और ये वेज एलिवेटर के अंदर है। एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है विद सम स्पीड ऑफ v। एलिवेटर जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है विद सम स्पीड ऑफ v। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। सो लेट अस ड्रॉ द फोर्सेस जो कि हो रहे हैं, लग रहे हैं इसके ऊपर, mg sin थीटा विल लाइक दिस, फ्रिक्शन विल गो लाइक दिस। पर क्योंकि उसने बोला है कि जो ब्लॉक है डज नॉट स्लाइड ऑन द स्पॉट, है ना, ऑन द वेज। डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज का मतलब क्या है? जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना फोर्स पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगा आपका वो mg sin थीटा के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन आपका mg sin थीटा के बराबर हो गया। ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, मैं ग्राउंड से पूरी पिक्चर देख रहा था, मैं ग्राउंड से पूरी पिक्चर देख रहा था, मस्त एकदम, है ना, सोच रहा था कि क्या हो सकता है, सोच रहा हूं मैं ना, ग्राउंड से देख, ग्राउंड से पिक्चर देख रहा था, सोच रहा था, तो मुझे फील आया कि ये बॉक्स भी ऊपर जा रहा है यार, विद द सेम स्पीड v। अगर वो एलिवेटर के अंदर है तो ये बॉक्स भी ऊपर जा रहा है विद द सेम स्पीड v। इन टाइम t बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स इन टाइम t इज इक्वल्स टू vt। क्या ये बात सही रहेगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स कितना होगा t टाइम के अंदर? इट विल बी इक्वल्स टू vt, स्पीड इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया। कौन सा फोर्स है जो बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है? मैंने बोला ये बॉक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई फोर्स होना चाहिए ना जो बॉक्स को ऊपर लेके जाए, कोई तो फोर्स होना चाहिए जो बॉक्स को ऊपर लेके जाए। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, यहां पे एक फोर्स ऐसा है जो बॉक्स को ऊपर ले जा सकता है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये बनेगा f साइन थीटा, ये बनेगा कितना f, ओ सॉरी, ये थीटा हो जाएगा तो ये बनेगा f cos थीटा, ये बनेगा f sin थीटा। तो बॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? f sin थीटा। तो यहां पे देखेंगे वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स, वर्टिकली
ठीक है, तो वर्क डन ऑन द बॉक्स, वर्क डन ऑन द बॉक्स बाय द फ्रिक्शन, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात सही रहेगी? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था? एफ साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट है वीटी का। एफ किसके बराबर है? एफ आपका एम जी साइन थीटा के बराबर है। जरा पुट कर दीजिए। सो वर्क डन कम्स आउट बी एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू वीटी। तो वर्क डन बन जाएगा आपका एम जी वीटी साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका जो वर्क डन होगा कितना बनेगा? एम जी वीटी साइन स्क्वायर थीटा। देखो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन का कंपोनेंट cos थीटा आ गया, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ cos थीटा, फ्रिक्शन के कंपोनेंट एफ sin थीटा। मैं ग्राउंड से खड़ा होकर पूरी पिक्चर देख रहा था, मुझे ये बॉक्स ऊपर जाता हुआ दिखा v स्पीड से, पर मैंने सोचा ये बॉक्स ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मोशन कराने के लिए फोर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये बॉक्स ऊपर कैसे जा रहा है? तो भाई इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है। तो भाई फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है बॉक्स के वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए। बॉक्स का वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रहा है एफ साइन थीटा की वजह से। ऊपर जाने की वेलोसिटी v है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया vt, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हो गया एफ साइन थीटा। तो वर्क डन ऑन द बॉक्स कितना होगा? एफ साइन थीटा इंटू वीटी। ये वर्क डन है फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को लिखा है मैंने। ये जो वर्क डन है वो फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को लिखा है मैंने। तो यहां पे होगा एफ साइन थीटा इंटू वीटी। एफ का वैल्यू एम जी साइन थीटा है, क्योंकि बॉक्स जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लगेगा। तो एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा होता है। एफ की जगह एम जी साइन थीटा पुट किया, एक साइन थीटा ऑलरेडी आ रहा था, वीटी एज इट इज लिख दिया। एम जी वीटी साइन स्क्वायर थीटा इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स। क्या है ये? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स। एम जी वीटी साइन स्क्वायर थीटा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आ रही है बातें? सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे, ठीक है? तो फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट? समझ आ गई बातें? वेलोसिटी ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टी टाइम में। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है v, टाइम लग रहा है t, तो vt ऊपर की तरफ चला गया। वर्टिकल फोर्स कितना होगा? भाई फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा है, उसके अलावा कोई कंपोनेंट है यहां पे? देखो mg भी है, mg भी है नीचे की तरफ लगने वाला, लेकिन ध्यान से सुनो उसने क्या मांगा है? वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कहानी चाहिए, उसको किसी और चीज से मतलब नहीं है। तो भले mg नीचे लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, mg नीचे लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल जाओ उसको। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है एफ साइन थीटा इंटू वीटी। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर की तरफ f लग रहा था, इधर की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है, तो f इक्वल्स टू mg साइन थीटा की कहानी चिपका सकते हो यहां पे। तो f इक्वल्स टू mg साइन थीटा चिपका दिया, f इक्वल्स टू mg साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू वीटी। तो बन जाएगा mg vt साइन स्क्वायर थीटा, mg vt साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। तो ये क्या है? वर्क डन किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। सब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोलते हैं हमसे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्लॉक ऑफ मास m slides down a smooth vertical circular track. During the motion, the block is in. मोशन के दौरान जो ब्लॉक होगा वो कौन से इक्विलिब्रियम में रहेगा? वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, रेडियल में, या फिर नहीं रहेगा? तो एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो कि स्लाइड डाउन कर रहा है एक स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे। तो अब इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा ये आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। सोच लिया? मैं जॉब सॉल्व कराने चलिए। तो एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, ये रहा हमारा वो बॉक्स, एम मास का स्मूथ ट्रैक था, स्लाइड करने लगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि ये सीधा चला गया नीचे। कुछ टाइम के बाद मैंने देखा वो सीधा चला गया नीचे। जब इसका मोशन हो रहा था तो ये कौन से वाले इक्विलिब्रियम में है? देखो भाई, ड्यूरिंग द मोशन द ब्लॉक इज इन, यहां तक आया, यहां पे आके बेचारे ने कांटेक्ट छोड़ दिया, कांटेक्ट छोड़ते ही वो नीचे की तरफ आ गया और अब वो गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है ना। फ्री फॉल हो रहा है यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकल में तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं दिख रहा, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमें बोलना चाहिए कि वर्टिकल के फोर्सेस 0 होने चाहिए सारे, जो कि नहीं है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं है।
हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस यहां पे सारे जीरो होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में भी कोई फोर्स नहीं है। अब जरा रेडियल की बात कर लेते हो। यहां पे देखोगे तो वर्टिकल में ना हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स दिख रहा है, रेडियल वाली तो कहानी छोटी है, क्योंकि मोशन के दौरान देखो अगर ये मोशन में होता तो फिर ये मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन देखो वो गिर गया ना तो यहां से वो एक्सेलरेट करता हो जाएगा नीचे, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन। यहां पे आते ही उसने कांटेक्ट छोड़ दिया, अब वो एक्सेलरेट कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव नहीं कर रहा है ना, तो ये वाली बातें नहीं है। अब एक ही जगह पे वो इक्विलिब्रियम में था जब वो इनिशियली था, तो इनिशियली वो कौन से इक्विलिब्रियम में था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं मैं एक तरह से इसको। इनिशियली वो इक्विलिब्रियम में था और इसका जो ये इक्विलिब्रियम था वो किस टाइप का था, अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे जैसे उसने अपने इक्विलिब्रियम को छोड़ा वो अपनी जगह छोड़ के भाग गया, है ना। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी चल रही है, लेकिन हाँ इक्विलिब्रियम तो सिर्फ एक ही जगह मिलना था, वो है टॉप पॉइंट पे, जहां पे फोर्सेस जो लग रहे थे वो mg लग रहा था नीचे की तरफ और नॉर्मल लग रहा था ऊपर की तरफ, तो यहां पे बैलेंस हो रहा था। जैसे वो यहां पे आया अब कहानी चेंज हो चुकी है। कहानी कैसे चेंज हो गई कि भाई यहां पे आया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। मान लीजिए थीटा एंगल बनाया तो mg का एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा और mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, नॉर्मल ऐसे लग जाएगा। यहां पे नॉर्मल जीरो हो जाना है इसका, यहां पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। पहले तो क्या हो रहा था कि भाई एक और फोर्स लगता था mv²/r और एक इधर का कंपोनेंट होता था mg का cos थीटा। तो पहले आप लिखते थे नॉर्मल प्लस mv²/r इक्वल्स टू mg cos थीटा, लेकिन सर जी यहां पे एक दिक्कत हो गई है, जैसे ही नॉर्मल जीरो हुआ यहां पे अब ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो पहले की कहानी रेडियल वाले केस में चल रही थी, वर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं, पहली बात तो ना ही हॉरिजॉन्टल में कुछ है। बात अब रेडियल की भी कर लेता हूं मैं, तो ड्यूरिंग द मोशन ना तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है ना ही हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है। रेडियल इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके लिए भी एक नॉर्मल की जरूरत थी, mv²/r के साथ एक नॉर्मल की जरूरत थी जो mg cos थीटा को बैलेंस करता था। जैसे उसने यहां पे कांटेक्ट छोड़ा नॉर्मल हो गया जीरो, नॉर्मल जीरो होती अब ये बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन, मतलब कि रेडियल अलोंग द रेडियस कोई इक्विलिब्रियम है क्या, अलोंग द रेडियस कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, तो रेडियल इक्विलिब्रियम भी नहीं है यहां पे, ना तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है ना ही हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है ना ही यहां पे रेडियल इक्विलिब्रियम है। यहां पे कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। देखो पहली बात तो बॉक्स मूव कर रहा है और दूसरी बात वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। पहली बात बॉक्स इज नॉट एट रेस्ट, चलो कोई बात नहीं, मोशन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन करे, कम से कम एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि बॉक्स इज दूसरी बात है कि चलो कोई बात नहीं, बॉक्स रेस्ट पे तो चलेगा, बॉक्स मोशन में है ना, हाँ मोशन में, लेकिन मोशन एक्सेलरेटेड वाला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला होता, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो भी समझ आती। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है, और एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है तो फोर्स भी जीरो नहीं है। इसलिए यहां पे हम कोई भी टाइप का जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं डिफाइन करते, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए आपको फोर्सेस जीरो करने पड़ते हैं, जो कि यहां पे पॉसिबल नहीं है। समझे बात को। वैसे भी तुम देखोगे तो नीचे आते आते थीटा बढ़ता जाएगा और ये नीचे आते वक्त भी एक्सेलरेट करेगा, तो पूरी पिक्चर इस चीज पे डिपेंड करती है कि भाई जैसे जैसे बॉक्स नीचे आ रहा है इसका ये mg का कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे नीचे आते आते इंक्रीज होगा, और एक बार जैसे कांटेक्ट छोड़ा अब वो तो भाई नहीं हो सकता। तो जैसे उसने कांटेक्ट छोड़ा तो नॉर्मल यहां पे जीरो हो गया, अच्छे से नॉर्मल जीरो हो गया, अब ये कैसे बैलेंस होंगे, पहले तो नॉर्मल प्लस mv²/r मिलके mg cos थीटा को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन जैसे नीचे नीचे आया आपने नॉर्मल को जीरो कर दिया, अब तो ये बैलेंस ही नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से यहां पे कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल ही नहीं रही मुझे। इक्विलिब्रियम एटलीस्ट कोई तो मिलता मुझे, पहले वाले केस में मैंने बोला रेडियल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन जैसे इसमें नॉर्मल जीरो हो गया अब ये अनस्टेबल हो गया। समझ रहे हो बात को। वर्टिकल के केस में तुम यही बोलते थे ना कि रेडियल में इक्विलिब्रियम होगा, जैसे कि एक पत्थर को जब तुम किसी भी रस्सी से बांधते थे तो वर्टिकल मोशन करवाते थे पत्थर का,
पत्थर का क्या कराते थे, वर्टिकल मोशन कराते थे। किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात करते थे तो क्या बोलते थे, ये थीटा एंगल, ये mg, यहां पे mg का एक थीटा एंगल ये भी बनेगा, mg का एक कंपोनेंट यहां भी आएगा विच इज mg cos थीटा। पत्थर के ऊपर नॉर्म जो लगता था mv²/r लगता था यहां पे, है ना, और टेंशन T यहां पे लगती थी। तो चीजों को बैलेंस किया जाता था डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, भले वो टेंशन है या नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू द हम इसको डिफाइन करते थे। जैसे कि यहां पे लिखते थे mv²/r जो है वो T + mg cos थीटा के बराबर थी। अब मान लो T ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, यहां पे ये रेडियल इक्विलिब्रियम था, ये कंडीशन थी रेडियल इक्विलिब्रियम की, क्योंकि ना तो ये पत्थर आगे की तरफ जा रहा था, ना पत्थर अंदर की तरफ आ रहा था, समझ रहे हो, ना तो ये पत्थर हमारा बाहर जा रहा था, ना ही ये पत्थर हमारा अंदर आ रहा था, मतलब ये रेडियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। लेकिन मान लो टेंशन 0 हो जाए, इफ टेंशन इक्वल्स टू 0, इफ टेंशन इक्वल्स टू 0, तो ये mv²/r जो है अब वो mg cos थीटा के बराबर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, यानी कि यहां पे अब ये कहानी इक्विलिब्रियम की नहीं है। सो इन दिस केस देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर वो स्पेसिफाई करता है कि इक्विलिब्रियम में है तो फिर हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे इक्विलिब्रियम का। अगर वो स्पेसिफाई करता है तो ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाना, अदरवाइज खुद से दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिक पार्ट तो ये रखना कि यहाँ पे बॉक्स जो है रेस्ट पे नहीं है, इनिशियली वो रेस्ट पे था तो इनिशियली इक्विलिब्रियम में, अब वो मोशन कर रहा है, लेकिन मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। करिए नोट, समझ आ गई बातें, सिंपल है ना, बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं यार, बेसिक सी बातें हैं, फटाफट से नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, ये सारी कहानी तो पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। चलिए भाई, तो ये था कुछ बात फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय कनेक्टिंग इट टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड कीपिंग द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड। द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल फॉर विच द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल। कंप्लीटिंग द सर्कल वाला सिनेरियो है, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटीज कितनी होती है। उसने हमसे मांगा है हॉरिजॉन्टल के केस में, जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ना तो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, ना मैं बॉटम पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो एक बार दिमाग लगाओ, डायग्राम बनाओ, सोचो क्या आंसर आता है, जल्दी से ट्राई कर लो फटाफट से। कर लिया ट्राई, क्या होगा, तो एक पार्टिकल को मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा दूं, तो ये लो भाई हमारा पार्टिकल परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो दिस इज द टेंशन T। पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तो बताओ क्या होगा। 3 ही पोजीशंस थी जिनके बारे में हमने स्टडी करना था। कंप्लीट करने के लिए ये हमारा टॉप पॉइंट होता है, इसको मैं बोलता हूं A पॉइंट, ये होता है B पॉइंट और ये होता है C पॉइंट। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लूप, अगर मैं लूप को कंप्लीट करना चाहता हूं या सर्कल को कंप्लीट करना चाहता हूं, तो मुझे पता है यहां पे एक वेलोसिटी देनी पड़ती है VA। कितनी होती है वो, √5g इंटू r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेंटर होता है ना। यहां पे कितनी वेलोसिटी होती है, यहां होती है √g(r), पता है तुम लोगों को, ये दोनों तो हमने फाइंड की हुई थी, ये दोनों तो फाइंड की हुई थी। यहां पे कितनी होगी, यहां पे कितनी होगी ये बताना जरा। यहां पे होते रूट का 5gr, यहां पे होता है रूट का gr, यहां पे कितनी होगी ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको, सिंपल है यार, यहां पे पार्टिकल A और B के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो आप लोग। अप्लाई यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैं कहता हूं दैट इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली बराबर होगी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली के, और इनिशियल में होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली। दिखाई नहीं दे रहा ना तुम लोगों को, 2 मिनट का सबर कर लो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली। इनिशियली हमारे पास पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ था जहां कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, बट क्योंकि उसके पास वेलोसिटी थी तो इनिशियली उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, तो 12m √5gr का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे आगे बढ़ा मेरे पास क्या आया, हाइट,
जैसे जैसे आगे बढ़ा मुझे मिली हाइट, हाइट मिलते ही मुझे मिली पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी लिख देते हैं हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस का एम जी इंटू कितनी हाइट अटेन करी है आर, कितनी हाइट अटेन की है आर, कितनी हाइट अटेन की है आपने आर, ठीक है। यहां पे हाफ एम वी बी स्क्वायर हाइट अटेन की है आर, सॉल्व कीजिए 5 जी आर एम बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस का एम जी आर, सारे m से m मार दीजिए तो 5gr बाई 2 इक्वल्स टू 5gr बाई 2 इक्वल्स टू हाफ vb का स्क्वायर प्लस का gr, तो gr को इधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा 5gr बाई 2 माइनस का gr। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 5gr बाई 2 इक्वल्स टू हाफ vb का स्क्वायर प्लस का gr, तो gr इधर जाएगा तो बन जाएगा 5gr बाई 2 माइनस का gr इज इक्वल टू हाफ vb का स्क्वायर, तो 5gr माइनस का 2gr डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ vb का स्क्वायर, तो हाफ से हाफ मर जाएगा, ये बन जाएगा 3gr इक्वल टू vb स्क्वायर। सो VB बन जाएगा अंडर रूट में 3gr। B कौन सा वाला पॉइंट था, हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट था। B कौन सा पॉइंट था, हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट था। B कहां है, ये रहा हॉरिजॉन्टल वाला। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3gr। सही बात है। तो अगर आपको सर्कल को कंप्लीट करना है, अगर आपको सर्कल को कंप्लीट करना है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपको रूट का 5gr वाली वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, r इज द रेडियस, ओके। तो नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आपको जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो कितनी होगी, रूट का 5gr। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी होगी रूट का 3gr और टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी होगी रूट का gr। ये जो भी वैल्यूज निकाली है वो मिनिमम वैल्यूज है, कम से कम इतनी वेलोसिटी तो आपको देनी पड़ेगी, कम से कम इतनी स्पीड तो आपको देनी पड़ेगी। तो जो भी आपने ये फाइंड किया है ये सारी की सारी मिनिमम स्पीड्स है, सारी की सारी क्या है, ये मिनिमम वाली स्पीड्स है। इससे ज्यादा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे कम दिया तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे मिनिमम स्पीड रूट 3gl। अच्छा, यहां पे रस्सी का जो लेंथ है वो l है, तो रेडियस की जगह l पुट कर लेना, रेडियस की जगह l पुट कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 3gl, ठीक है। रस्सी का लेंथ l दे रखा है तो l विल बी इक्वल टू द रेडियस, तो हमारे आंसर में जहां जहां रेडियस आ रहे वहां वहां l पुट कर देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मुझे पता है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी रूट का 5gr होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट का gr होती है। ये मिनिमम वेलोसिटीज हैं जो कि हमें देनी चाहिए। इससे ज्यादा दोगे तो कंप्लीट करेगा, इससे कम दिया तो सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपने रूट 5gr से कम वेलोसिटी दी तो पार्टिकल यहां कहीं बीच में जाके गिर जाएगा नीचे, तो ध्यान रखो यहां पे 5gr होगा। तो इससे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले ये वाला पार्ट नोट करो जल्दी से, कर लिया, फिर इसको भी नोट कर लो फटाफट से, कर लिया, चलिए जी, बहुत बढ़िया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा सभी को, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड इसी के साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव 1 हमने पूरे सॉल्व किए हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में लगता है कि कोई डाउट है, कोई समस्या है, वीडियो दोबारा देखनी है, तो जरूर देखो और जरूर अपने डाउट्स को क्लियर करो। बट उसके लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने का फायदा यह है कि यहां पे आपको ये वीडियोस बहुत इजीली मिल जाएगी। नॉट ओनली दिस वीडियो बट हर वो वीडियो जिसकी आपको जरूरत है, जिसमें भी आपको कोई डाउट लगता है, वो आप यहां पे आके देख सकते हो। हमने कुछ एक कोर्सेज को यहां पे स्पेसिफाई किया है, उनकी कुछ प्लेलिस्ट हमने बनाई है। तो जब भी आपको किसी भी वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो आप बस उस प्लेलिस्ट पे जाइए,
अपनी वीडियो को देखिए और अपने डाउट्स को फटाफट से क्लियर कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी कोर्सेज हम डिफाइन कर रहे हैं उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहां पे आपको दिया जाएगा, विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको वीडियोस देख के ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखिए फटाफट से, आपके काम की चीज है तो जरूर देखिए, और नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर हम चाहते हैं कि आपकी हर चीजें बहुत जल्दी आपको मिल जाए, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचना चाहिए, बिकॉज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मेक श्योर कि वेबसाइट पर अगर आप आते हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली मिल जाती है। सो डोंट मिस दिस पार्ट, एंड यूट्यूब पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, और इस सेशन को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना है, सो दैट उन बच्चों का भी वो भला हो सके जो आप लोगों का हो रहा है, राइट। एंड अगर सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिजिक्स का फील आ रहा है, सो डोंट फॉरगेट सेशन को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज मैं कुछ टाइम से देख रहा हूं तुम्हारे लाइक्स कम आ रहे हैं। समझ तो आ रहा है ना सब कुछ, पक्का ना, सच में ना। चलिए भाई, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, और ये बाकी काम फटाफट से कर दीजिए बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी की बातें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।